दोस्तों आप सभी का स्टडी 49 में स्वागत है। और आज कल हमने पुर्तगाली को पढ़ लिया था अच्छे से। आज हम क्लियर करेंगे, डचों को पढ़ेंगे। दोस्तों किसको पढ़ेंगे? हम लोग डचों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डचों से संबंधित पहले हम मैप को समझेंगे। मैप को समझने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे। आगे देखिए जरा। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो डच थे ना, डच कहाँ के थे बच्चों? ये नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के बच्चे थे वो बच्चा? नीदरलैंड। इनको हॉलैंड निवासी पहले। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पड़ती है बच्चों? एम्स्टर्डम पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एम्स्टर्डम। तो वहाँ से चलने वाले लोग थे, तो ये चलते थे। ये देखो इनका आने का मार्ग है, ये आने वाला मार्ग है। इस तरीके से आकर के केप ऑफ हुड आते थे, और केप ऑफ हुड से ये 3 जगह ये जाते थे। एक देखो ये तरीका था इनका, इंडिया के श्रीलंका पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो श्रीलंका पहुंचते थे। श्रीलंका, और इनको पता था कि जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है वहाँ पर भी इनको मिलते थे। और यहाँ पर बच्चों इसका जो पूर्वी घाट था, पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में ही स्थापित हुए थे, क्योंकि इनको पता था कि पश्चिमी घाट पर पूर्णतः पुर्तगालियों का क्या था? कब्जा हो चुका था। तो ये पूर्वी घाट की ओर चलना शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी घाट की ओर इन्होंने बहुत सारी अपनी कंपनियों को स्थापित किया था। और आने वाले समय में यानी कि कालीकट में भी जाकर के, कोचीन में जाकर के इन्होंने कंपनी स्थापित की। पुर्तगालियों को तक उन्होंने परास्त कर दिया था। ठीक है, सूरत में भी उन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया था। क्लियर है दोस्तों? तो आगे चलो चलते हैं, इसके बारे में आगे समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, डच के बारे में पढ़ते हैं। डच जो थे बच्चों, हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, या इसको पहले डचलैंड भी बोला जाता था। तो आपसे कभी प्रश्न करे कि जो डच लोग थे वो कहाँ से आए थे, या तो हॉलैंड या फिर आप नीदरलैंड, क्योंकि पहले हॉलैंड नाम था। वर्तमान में विलय 2019 में नीदरलैंड उन्होंने घोषित कर दिया है कि हमारा देश का नाम नीदरलैंड होगा। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया है। ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि उन्होंने हॉलैंड को छोड़ करके अपने आप में नीदरलैंड नाम रखा है। ठीक है, 1596 की बात करें, 1596 में सबसे प्रथम नागरिक आया था जिसका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। ठीक है, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कॉर्नेलियस देहस्तमान लिखा मिलेगा, जिससे हाउटमैन एक ही बात है, कोई बात नहीं। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। क्लियर है दोस्तों? और आपको मैं बता दूं कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में की गई थी। ठीक है, तो 1602 में भारत में नहीं की गई थी। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी बच्चों, ये हॉलैंड के अंदर नीदरलैंड में की गई थी। क्लियर? अब देखो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, पढ़ने योग्य, कि संयुक्त उपक्रम की प्रथम कंपनी थी ये, यानी कि पहली बार कई लोगों ने हिस्सेदारी इसमें ली। ठीक है, और कई लोगों ने हिस्सेदारी जब इसमें ली, यानी कि इसके कई मालिक थे एक साथ। तो आपसे प्रश्न करेगा कि यूरोपियन की पहली कंपनी जो संयुक्त उपक्रम की कंपनी कहलाती थी, तो आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पूर्व इसका मुख्यालय बटाविया इंडोनेशिया में इन्होंने स्थापित किया था। भारत आगमन 1605 ईस्वी में था दोस्तों, और 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपके नीदरलैंड में कर दी थी। और 1605 ईस्वी में इन्होंने प्रथम केंद्र स्थापित किया था। कहाँ पर बच्चों? मछलीपट्टनम में, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? ये बात को ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने पहला मछलीपट्टनम में अपना क्या स्थापित किया, यानी कि केंद्र स्थापित किया था बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब इनके कुछ कंपनी के वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने केंद्र स्थापित किए थे बच्चों, जरा देखते हैं। बच्चों इन्होंने देखो एक सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पर किया था बच्चों? सूरत में। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सबसे पहले इन्होंने उसकी बात कर लेता हूँ कहाँ कहाँ पर इन्होंने स्थापित किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले इन्होंने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। और कब किया था बच्चों? 1605 ईस्वी में। कब किया था? 1605 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अंबाइना में भी किया था 1605 में। और जो इम्पोर्टेंट आपके केंद्र है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों उन्होंने पुलिकट, दूसरा केंद्र उन्होंने स्थापित किया था। कहाँ पर? पुलिकट में। और पुलिकट में बच्चों कब स्थापित किया था? 1610 ईस्वी में। याद रखना है, 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और दूसरा केंद्र इन्होंने पुलिकट, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है बच्चों। पुलिकट 1610 ईस्वी में किया था। लेकिन प्रमुख व दुर्गीकृत केंद्र था, यहाँ पर दुर्ग स्थापित किए थे। और यहाँ से ध्यान रखना है कि जो पैगोडा सिक्के हुआ करते थे यहीं से ढाले जाते थे। पैगोडा सिक्के जारी करने जो सोने का सिक्का हुआ करता था वो पुलिकट नामक यानी कि जगह को केंद्र बनाया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने
तीसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहाँ पर बच्चों? मछलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की पुलिकट में, और तीसरी फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी बच्चों सूरत के अंदर। कब के स्थापित की थी? सूरत के अंदर। याद रखना है कब स्थापित की थी? 1616 ईस्वी में स्थापित की थी। देखो 1605 में इन्होंने पुलिकट में स्थापित की थी, सॉरी मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। दूसरी 1610 में पुलिकट में स्थापित की थी, और तीसरी जो इन्होंने कंपनी स्थापित की थी बच्चों 1616 में सूरत गुजरात में स्थापित। क्लियर है? ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, उसके बाद इन्होंने तीसरी जो स्थापित की थी, तीसरी कंपनी स्थापित की थी बच्चों पीपली। ठीक है, याद रखना है पीपली, ये मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कराता हूँ बच्चों, पीपली। और पीपली में कब स्थापित की थी? 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में। ये थर्ड थी, सॉरी फोर्थ थी। पहली मछलीपट्टनम, सेकेंड आपकी थी पुलिकट, और तीसरी थी सूरत में, और चौथी इन्होंने स्थापित की थी पीपली। और पीपली कहाँ पड़ता है बच्चों? बंगाल में। 1627 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। क्लियर? उसके बाद बच्चों इन्होंने अगली जो स्थापित की थी बच्चों चिनसुरा में। कहाँ पर? चिनसुरा। चिनसुरा में कब स्थापित की थी बच्चों? जो बंगाल में पड़ता था। ये 1653 ईस्वी में स्थापित की थी चिनसुरा में। 1653 ईस्वी में चिनसुरा में। बालासोर जो है बच्चों उड़ीसा में पड़ता है, और ये 1658 ईस्वी में इसको क्या किया था? स्थापित किया था, 1658 में बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रथम दुर्गीकृत केंद्र भी आपको सूरत माना जाता है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये इसके प्रमुख केंद्र थे। बाद में चल के फोर्ट विलियम्स करके कोचीन में भी इनकी एक कंपनी स्थापित की जाएगी। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों को पराजित किया था यहाँ पर, और कोचीन में जाकर के डचों ने उनके घर में घुस करके फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है जो बेलेजली के द्वारा स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम्स करके फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। क्लियर है दोस्तों? और उसके बाद बच्चों इन्होंने एक कंपनी नागपट्टनम तमिलनाडु में भी स्थापित की थी। तो ये जो डचों के थे प्रमुख केंद्र थे, और उनको हमने आपको सनों के साथ आपको स्थापित करना बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर बच्चों। अगला पॉइंट है कि इनका महत्व क्या था। महत्व बच्चों था डचों का भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया इन्होंने। अब बात ये आती है, क्योंकि जो मसाला व्यापार था उस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने जब स्थापित कर लिया, तो ये क्या करते थे कि भारत से, आपको पता है कि भारत के दक्षिण में मकर रेखा के पास पाया जाता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के पास पाया जाता है। तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ सूती वस्त्र की मांग ज़्यादा होती थी। इसी वजह से डचों ने क्या सोचा कि हम लोग सूती वस्त्र को ले जाकर दक्षिण भारत और इंडोनेशिया में छोड़ेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया भी 0 डिग्री लाइन के पास पड़ता है, तो इसलिए वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है बच्चों। तो वहाँ उन्होंने डाला, और वहाँ से ऐसे मान के चलो 1000 रुपये का सूती वस्त्र लिया, और उन्होंने यहाँ से ले जाकर इंडोनेशिया छोड़ा, और इंडोनेशिया से मसाला लिया और यूरोपियन कंट्री में निकल जाते थे। ये इन्होंने क्या, लेकिन इन्होंने क्या किया आगे चल करके, भारत में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मसाला व्यापार को ही वरीयता उन्होंने मसाला व्यापार को ही दी थी, लेकिन डचों के माध्यम से एक नए व्यापार की खोज हुई जिसे वस्त्र व्यापार कहते थे। क्लियर दोस्तों? उसके बाद बच्चों इनके पतन के कारण क्या था कि सबसे बड़ी बात थी कि इनका पतन क्यों हुआ। पतन का मतलब था डच अंग्रेजों की नौसैनिक कूटनीति के आगे नहीं टिक पाए। मतलब जो डच थे, अंग्रेजों की नौसैनिक कूटनीति बहुत अच्छी थी, जिस उनके आगे नहीं चल पाए। दूसरी चीज़ क्या थी कि डचों के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी थे, जो कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। ठीक है, और तीसरा कारण ये भी था कि डचों को भारतीय राजाओं का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो भारतीय राजाओं ने इन्हें समर्थन नहीं किया, जिस वजह से जल्द ही ये व्यापार के क्षेत्र से बाहर निकल गए। क्लियर है? लेकिन अंत में जाकर के बच्चों बेदरा का युद्ध होगा, जिसे आप कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। 1759 में ये युद्ध होता है बच्चों। इसमें डच और अंग्रेज भाग लेते हैं। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और इनकी हार हो जाती है बच्चों। इनकी हार जो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डचों का यहाँ पर साथ मीर जाफर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? मीर जाफर ने डचों का साथ दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि हमारा अधिकार हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखना है, इनको बाहर कर दिया। जबकि आपसे प्रश्न किया जाता है कि डचों के व्यापार करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कॉर्टेल पद्धति बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कॉर्टेल पद्धति के नाम से जानते हैं। और यही बेदरा का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ, और डचों को व्यापार के क्षेत्र से बाहर कर दिया। क्लियर? और समझेंगे बच्चों, डचों का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया पर था, तो इस वजह से ये श्रीलंका पर भी इनका अधिकार था बच्चों। तो ये इस वजह से भारत में ध्यान नहीं दे पाए, जिस वजह से ये व्यापार के क्षेत्र से बाहर हो गए। नोट,
डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, मैंने आपको बताया था, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि का प्रभुत्व स्थापित किया था, क्योंकि श्रीलंका में इन्हें एक सहायता मिल जाती थी, क्योंकि श्रीलंका में पुर्तगाली नहीं थे। तो इस वजह से ये लोग, क्योंकि पश्चिमी घाट पे उतर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व था, इस वजह से ये श्रीलंका में जाते थे और वहीं से अपने ज़्यादातर सामान को वहाँ से पोर्ट के माध्यम से ले जाते थे। ठीक है, तो इकट्ठा करने का काम इनका श्रीलंका और इंडोनेशिया से ही मसाला खरीदते थे, जब क्योंकि भारत के पश्चिमी घाट पर पूरा अधिकार पुर्तगालियों का हो गया था, तो इस वजह से ये पुर्तगालियों का सामना नहीं कर पाए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, भारत से सूती वस्त्र ले जाकर इंडोनेशिया दिया और इंडोनेशिया से उसी के बदले मसाला लेकर के यूरोपियन कंट्री में चले जाते थे। औद्योगिक वेतन भोगी बच्चों, स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा के नाम से जाना जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये सिक्के जो थे पुलिकट में ढाले जाते थे, जो सोने के सिक्के कहलाते थे, जो सबसे पहले डचों के द्वारा ये काम भारत में शुरू किया गया था। क्लियर दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्विक रिवीजन पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन क्या है, ठीक है। क्विक रिवीजन में बच्चों पहला पॉइंट है कि 1595-96 डच नागरिक कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत आया था, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में की गई और भारत में 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1610 में एकमात्र किलाबंद फैक्ट्री गोल्ड्रिया को पुलिकट में स्थापित किया था, और जो पुलिकट था वो आपका प्रथम दुर्गीकृत केंद्र भी माना जाता है। 1627 में बंगाल के पिपली में डच फैक्ट्री स्थापित की, अभी मैंने आपको बताई थी। 1664 में औरंगजेब ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में डचों को व्यापारिक अधिकार दे दिए थे, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारत के राजाओं का इसको समर्थन प्राप्त नहीं था। और 1759 में बच्चों बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से डचों की क्या हो गई, पराजय, और वहां से ये अपना सारा सामान बेच करके कहाँ चले गए, अपने देश वापस चले गए। इस तरीके से इनका पतन हो गया और डचों की सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो डच वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, तो डच क्लियर हो गया, ये भाग 2 है। तो इतना ही आज की वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।